गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं और नो डाउट कुछ फॉर्मूले हम लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे, स्पेशली स्पीड ऑफ वेव्स के बारे में। तो डिफरेंट टाइप वेव्स हमारी होती हैं, डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू ये ट्रैवल कर सकती हैं। तो इनके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला यहाँ फाइंड आउट करना होगा, उसी के बेसिस पे बाकी फॉर्मूलेस की बात करेंगे। बड़ी आसान सी बढ़िया क्लास आप लोगों की होगी, लेकिन थोड़ा मैथमेटिकल होगी। कॉन्सेप्ट हम लोगों का स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन ए सॉलिड। एट ऑन फर्स्ट हम लोग यहाँ सॉलिड के बारे में बात करना चाहेंगे कि सॉलिड में, किसी भी सॉलिड में किसी भी स्पीड वेव की स्पीड क्या होगी, कैसे होगी। रिएक्शंस देखते हैं। देखिए, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, किसी भी मीडियम के थ्रू वेव वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। नंबर टू, इनर्शिया ऑफ मीडियम, इनर्शिया फैक्टर एंड स्प्रिंग फैक्टर। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मीडियम की इलास्टिसिटी को हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की हेल्प से डिफाइन करते हैं, समझाते हैं। और इनर्शिया फैक्टर को हम लोग मास पर यूनिट वॉल्यूम से डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ये मेरा यहां मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, मैं इसको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकता हूं। अब अगर मुझे इन दोनों चीजों को लेकर के वेव वेलोसिटी के बारे में बात करनी है, तो तरीका मेरा वही डायमेंशनल एनालिसिस वाला होगा, जैसा फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने लिया था। तो यहां ये भी मुझे समझना होगा कि फर्स्ट टर्म में जो हम कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग कर चुके हैं, उसकी जरूरत हमें 12th में भी होगी। और ये लास्ट चैप्टर है हम लोगों का 11th का, इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि उस चीज की जरूरत है। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका बड़ा सिंपल सा होगा। हम यहां मेंशन करना चाहेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा। वेलोसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी रो या मास पर यूनिट लेंथ। Velocity v is equals to any proportionality constant c, that is dimensionless, eta rho। यहां मैं डायमेंशंस इसको देता हूं a और इसको देता हूं b। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फाइंड आउट करना चाहूंगा। वेलोसिटी होता है मेरा m0 l1 t-1 और ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है c। ईटा की अगर मैं बात करता हूं तो डायमेंशंस मेरे को याद होनी चाहिए, बाकी यहां तो हमने मेंशन कर ही रखी हैं, दैट इज ml -1 t-2। और मैं अगर बात करता हूं किसकी, a और डेंसिटी की बात करता हूं तो दैट इज ml-3 और इसकी पावर होगी मेरे पास b। अब डिस्टेंस इसको मैं कंप्यूट करूंगा तो दैट इज l1 t-1 इक्वल्स टू c, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है तो इसको बाहर ही रखते हैं, दैट इज m a प्लस b और l माइनस a माइनस 3b और t की बात मैं करता हूं तो -2a प्लस 0। ये मेरे को कॉन्सेप्ट मिल गया। अब मैं बाई कंपेयरिंग यहां से देख सकता हूं a प्लस बी इक्वल्स टू 0 मेरे को मिलता है। और अगर मैं यहां बात करता हूं -a माइनस 3b, ये मेरे को 1 के बराबर मिलता है। एज वेल एज अगर मैं -1 की बात करता हूं तो ये मिलता है मेरे को -2a के बराबर। तो यहां से मैं इजीली a और b इन दोनों की वैल्यूज को कंप्यूट कर सकता हूं। और कंप्यूट करने के बाद मैं रिलेशन देखता हूं तो मुझे रिलेशन जो है बड़ा मजेदार सा मिलता है। a और b की वैल्यू आपने तो कैलकुलेट कर भी ली होगी, दैट इज 1/2 एंड -1/2, दो वैल्यूज आती हैं, आपने कंप्यूट कर लिया होगा यहां से। अब इसको मैंने यहां कंपेयर किया तो ये मिल गया v इक्वल्स टू c स्क्वायर रूट ईटा बाई रो, दैट इज रो डेंसिटी। अब इसके बेसिस पे हम लोग बड़ा इजीली वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव निकाल सकते हैं, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। ये दो चीजें अगर हमें पता हो तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं इसके बेसिस पर हमें मिल जाएगा। एक स्टील वायर
0.72 मीटर लॉन्ग हैज ए मास ऑफ 5 × 10⁻³ तो यहां मैं लीनियर मास डेंसिटी की बात कर सकता हूं, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू m बाई व्हाट l। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर आपने इसमें वॉल्यूम क्यों नहीं डाला, तो देयर इज नो प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स, थिन वायर है, पतला वायर है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नेग्लिजिबल होगा, इसलिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं। बाकी आपका मन है तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया भी प्लेस कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो यहां से आपको रो मिल जाएगा दैट इज 72/5 × 10⁻³ अब माइन्यूट करेक्शन तो मेरा आएगा, ये तो फैक्ट है, लेकिन मुझे यहाँ पे एरिया को इग्नोर ही करना है अगर वो नहीं देता तो। देन आफ्टर इफ द वायर इज अंडर टेंशन ऑफ 60 न्यूटन, टेंशन यहाँ पे मेरे को दे रखा है 60 न्यूटन। अब कोई स्टूडेंट पीछे कहेगा सर पीछे जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी ड्राइव किया उसमें तो टेंशन जैसी कोई चीज नहीं थी। हाँ बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल नहीं थी, आपने सही कहा। यही मैंने क्लास की शुरुआत में आपसे कहा था कि हम एक डेरिवेशन यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं, बाकी स्ट्रिंग का केस होगा, गैस का केस होगा, उन सारे केसेस को हम लोग बिल्कुल एनालॉगस इसी तरह से डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से प्रूव कर लेंगे। तो यहां हमें एक नया फॉर्मूला डिस्कस करना है, पढ़ना है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन होगा और बड़ा आसान सा होगा। क्या वही वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल्स टू मेरा यहाँ पे c होगा और √T/m होगा। m यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी है, जो मैंने यहाँ लिखी थी मास अपॉन लेंथ, दैट इज लीनियर मास डेंसिटी। तो अब ये T टेंशन है। अब कोई कहेगा साहब ऊपर तो हमारा ईटा आ रहा था और क्या आ रहा था, डेंसिटी आ रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो गैस के अंदर से आ रहा था, बिल्कुल ठीक आ रहा था। ये हमारा सॉरी सॉलिड्स के अंदर से आ रहा था, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी आ रहा था, बिल्कुल ठीक आ रहा था। यहाँ इन टर्म्स ऑफ क्या है, टेंशन है। अगर आप टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ को लेकर के फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, तो यही आपको मिलेगा। अब सारे फॉर्मूले ड्राइव करना बार बार जरूरी नहीं होता, तो जो भी लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे कर रखी है उन फॉर्मूलों को आप लोग अपनी रोड मेमोरी में डाल लेंगे और उनके बेसिस पे अपना आंसर दे देंगे। बाकी अगर डेरिवेशन की बात आती है तो जैसे मैंने ऊपर ड्राइव करके दिखाया वैसे ही आप लोग ड्राइव करके दे सकते हैं। तो डिस्टेंस यहाँ देखिए हम लोगों ने मास पर यूनिट लेंथ निकाला, लीनियर मास डेंसिटी इसको कहते हैं, और फिर उसके बाद में टेंशन उसने डायरेक्ट दे रखा है, तो V = T/m होता है। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की भी जरूरत आपको नहीं है डालने की, आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ये भी T/m के बेसिस पे ही है, तो आप इसको एज असाइनमेंट कर लेंगे। और हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी ईटा ओवर रो के टर्म्स में मिले, तो वो भी आप लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। डियर स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की स्पीड निकालने के लिए हम लोग फर्दर वही काम करेंगे। अभी तक हमने सॉलिड में पढ़ा, चाहे वो वायर का केस था तो टेंशन ले लिया था हमने, लीनियर मास डेंसिटी ले ली थी वायर के केस में। अगर कोई सॉलिड प्लैंक है मेरे पास तो वहां पे मैं ईटा अपॉन रो ही डिस्कस करूंगा, उसी के टर्म्स में निकालूंगा। अब स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स मेरा ऑब्वियस है गैसेस के अंदर होगा, गैसेस के अंदर होगा तो वही फिर मेरे को डायमेंशनल एनालिसिस की बेसिस पे एक नया फॉर्मूला यहां जनरेट करना होगा, निकालना होगा। वही इनर्शिया फैक्टर और स्प्रिंग फैक्टर की बात हम लोग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैं यहाँ वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे बल्क मॉडुलस लिखूंगा, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी यानी रो लिखूंगा। अब बल्क मॉडुलस और डेंसिटी इन दोनों को लेकर के वही डायमेंशनल एनालिसिस जो अभी मैंने करके दिखाया आपको, मैं फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा। कीप इन माइंड, जब मैं गैसेस की बात करूंगा तो ये बल्क मॉडुलस मेरे को दो तरीके से मिलेगा। एक मिलेगा आइसोथर्मल ऑपरेशंस के लिए, एक मिलेगा एडियाबेटिक ऑपरेशंस के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आइसोथर्मल ऑपरेशंस हम लोग जानते हैं जहां पे टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहता है या डेल्टा टी मेरा जीरो होता है, जिसके लिए इक्वेशन होती है जनरली PV = RT 1 मोल के लिए। जबकि एडियाबेटिक की मैं बात करता हूं तो एडियाबेटिक में मेरा डेल्टा Q जीरो होता है, सब लोग जानते हैं हीट का एक्सचेंज नहीं होता है इसमें, और यहां इक्वेशन होती है PV⁻⁻ कांस्टेंट, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो डियर स्टूडेंट, नो डाउट न्यूटन साइंटिस्ट हुए, मैं पहले ब्रीफ कर देता हूं आपको। न्यूटन साइंटिस्ट ने वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाला, इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकाला आइसोथर्मल ऑपरेशंस लेकर के। तो निश्चित रूप से इनका जो थ्योरेटिकल वैल्यू निकल के आया वो निकल के आया 280 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है प्रैक्टिकल में बिहेवियर में जो वैल्यू मिलती है वो हम लोगों को मिलती है अप्रोक्सीमेटली 310
315, 316, 311 ऐसी डिफरेंट वैल्यूज हम लोगों को मिलती हैं मीटर पर सेकेंड। तो 16% का करेक्शन यहां पे ऑलमोस्ट था। इसके पीछे रीजन यही था कि न्यूटन ने आइसोथर्मल ऑपरेशंस माने थे जब भी किसी वेव का प्रोपेगेशन होता है एयर के थ्रू, लेकिन ऐसा नहीं था। बेसिकली आइसोथर्मल ऑपरेशंस नहीं होते, एडियाबेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ऐसा लाप्लास ने बताया। और जैसे ही लाप्लास ने एडियाबेटिक ऑपरेशंस की बात की, बल्क मॉड्यूलस की बात की एडियाबेटिक ऑपरेशंस के लिए, पीवी टू दी पावर गामा उन्होंने कंसीडर किया, तो वैल्यू जो है वही 311 मीटर पर सेकंड के आसपास निकल के आई। तो इसे हम लोग लाप्लास करेक्शन के नाम से भी जानते हैं, और ये लाप्लास करेक्शन अभी हम लोग आज की क्लास में आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे यहां स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। सबसे पहले न्यूटन का कॉन्सेप्ट है, तो न्यूटन के कॉन्सेप्ट में आइसोथर्मल ऑपरेशन उन्होंने डिस्कस किए, इसके लिए बल्क मॉड्यूलस की बात की, डेंसिटी की बात की, दोनों में डायमेंशनली रिलेशन फाइंड आउट करने की बात की। तो डायमेंशनली रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, आज की क्लास में भी हम लोगों ने एक निकाल के दिखाया। दैट्स द सेम कांसेप्ट, डायमेंशन रेशियो ऑफ k by p इक्वल्स टू दिस वन। यहां से वेलोसिटी v जो है वो स्क्वायर रूट k by रो आ गया डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप सो इसे निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी, बाकी आप डायरेक्ट फॉर्मूले भी लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहां से अगर मैं बात करता हूं किसी सॉलिड के अंदर, तो इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस भी आ जाता है, v इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस ऑफ एंड रो डेंसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स ये कांसेप्ट हमारा निकल के आया। अब इसमें न्यूटन की बात हम लोग करेंगे। तो न्यूटन ने के जो है वो आइसोथर्मल ऑपरेट किया। अब के आइसोथर्मल जो ऑपरेट किया उसकी वैल्यू को कैसे निकाला, ये बात हम लोग समझने की बात करेंगे न्यूटन के केस में। देखते हैं आइसोथर्मल ऑपरेशन के लिए पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, बॉयस लॉ हम लोगों ने अभी इक्वेशन लिख के दिखाई थी। यहां से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो डिफरेंशिएशन पे मेरे को p dp plus v dp equals to 0 मिलता है, और यहां से p की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, दैट इज dp over dp over v। अब यही वैल्यू तो मेरी बल्क मॉड्यूलस की होती है, तो मैं इसको प्लेस कर सकता हूं यहां पे क्या बल्क मॉड्यूलस के बराबर, दैट इज वॉल्यूम ओवर स्ट्रेस। अब जिन स्टूडेंट्स को पुराना कॉन्सेप्ट थोड़ा याद नहीं है, परेशान हो रहे हैं, वो तो समझेंगे बात, उन्हें पहले ये करना ही चाहिए। तो यहां हम लोगों ने जो pv इक्वल्स टू RT 1 मोल के लिए कॉन्सेप्ट लिया था, यहीं से हम लोगों को इसको डिफरेंशिएट करके निकालना होगा। तो P इक्वल्स टू dP ओवर V आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यही मेरा K है, बल्क मॉडुलस है, जो अभी मैंने फॉर्मूले में लिखा था। अब आइसोथर्मल ऑपरेशन के लिए इक्वेशन मैंने ली है, तो आइसोथर्मल में इसको यूज करूंगा। न्यूटन ने जब फॉर्मूला निकालने की बात की, तो इस K की वैल्यू को जो ये थी, इसको अपने फॉर्मूले में डाला, तो V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट P बाई रो आ गई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों ने स्टैंडर्ड प्रेशर की बात की, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर किया। एयर की डेंसिटी को यहां पे डाला, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आई 280 मीटर पर सेकेंड। बड़ा सिंपल सा, आप लोग कैलकुलेट करके देखेंगे तो दैट इज 280 मीटर पर सेकेंड। अब ये 280 मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी होती नहीं साउंड की एयर में, वो तो 310 311 के आसपास होती है। तो लाप्लास ने करेक्शन दिया। लाप्लास ने क्या कहा, लाप्लास ने कहा कि जब भी एयर के थ्रू वेव प्रोपगेशन होगा, तो ये ऑपरेशन आइसोथर्मल नहीं होगा, टेंपरेचर कांस्टेंट रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता, क्योंकि कोई भी गैस जो है वो हीट एनर्जी का पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर है, तो जहां हमारे रेयर फ्रैक्शंस है, रेयर फ्रैक्शंस का मतलब जहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली दूर दूर हैं, वहां का टेम्परेचर अलग होगा, और जहां डेंसर कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को मिल रहे हैं, डेंसर फ्रैक्शंस मिल रहे हैं, वहां पे हम लोगों को एयर का टेम्परेचर कंपैरेटिवली फर्क मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ऐसा कहा किसने, लाप्लास ने। इस तरह से वो कहते हैं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडरेशन नहीं लिया जा सकता, कहीं ना कहीं हीट एनर्जी को कांस्टेंट हम लोग कंसीडरेशन में लेंगे कि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ गैस इज ए पुअर कंडक्टर। अल्टीमेटली जब टेम्परेचर जोन डिफरेंट बन गई, T1 T2 दो अलग अलग टेम्परेचर मेरे को मिल गए, तो ऐसी स्थिति में मैं डेल्टा Q वाला जो कॉन्सेप्ट है, या PV टू दी पावर गामा इक्वल्स टू वाला जो कांस्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर के कैलकुलेशन करने की बात करूंगा बल्क मॉड्यूलस की। तो डियर स्टूडेंट्स, बल्क मॉड्यूलस की कैलकुलेशन हम लोग यहां से कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा डीप में न जाकर के, डीप में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग पहले ये निकाल चुके हैं। बल्क मॉड्यूलस एडियाबेटिक ऑपरेशंस के लिए हम लोग पहले निकाल चुके हैं प्रीवियस यूनिट्स में, इसलिए हम लोग यहां ब्रीफ कर रहे हैं।
ब्रीफ कर रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो k एडियाबेटिक ओवर डेंसिटी के बराबर मिलेगी। एडियाबेटिक के लिए हमारा p v टू दी पावर गामा होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास k एडियाबेटिक जो है वो गामा p के बराबर आता है। मैं जो कह रहा था कि ब्रीफ करेंगे तो हमने नोट्स में तो आपको पूरा दे रखा है, लेकिन हम सीधे सीधे कहते हैं कि यहाँ पे जो k एडियाबेटिक है वो गामा p के बराबर आ रहा है, और गामा क्या है, वही हमारा एटॉमिसिटी है या Cp ओवर Cv है। अब एटॉमिसिटी में भी बड़ा फंडा है भैया, एयर है तो उसको मोनोएटॉमिक मानोगे, डाईएटॉमिक मानोगे, ट्राईएटॉमिक मानोगे, तो इन्होंने यहाँ पे डाईएटॉमिक माना था इसको, डाईएटॉमिक, एयर को डाईएटॉमिक मानते हुए अब प्रेशर की वैल्यू के साथ में, जो स्टैंडर्ड प्रेशर है उसके साथ में एटॉमिसिटी ऑफ गैस या Cp ओवर Cv की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, और ये वैल्यू डाईएटॉमिक के लिए कितनी होती है, 1.41 होती है। तो अगर मैं सिंपल सा 1.41 मल्टीप्लाइड बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइडेड बाई डेंसिटी, एयर की जो नॉर्मल डेंसिटी है वो डालूंगा, तो मुझे यहां से वेलोसिटी जो मिलेगी साउंड की वो मिलेगी 311 मीटर पर सेकेंड, दैट इज हियर डियर स्टूडेंट्स, सॉरी 331.3 मीटर पर सेकेंड। बच्चों 331 ही आप लोगों ने याद रखनी है। और गामा जो है वो हमने यहाँ पे लिया है, मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स फार्मूला इज नोन एज लाप्लास करेक्शन, क्योंकि लाप्लास ने किया था ऐसा, ठीक है। ये हमारा गामा जो है वो 7/5 या वही 1.41 डाला है इन्होंने, तो वेलोसिटी निकल के आई 331.3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी जो 330 वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है ड्राई एयर में, उसके आसपास है। तो इस तरह से मैथमेटिकली लाप्लास का जो करेक्शन था वो बिल्कुल अपने आप में ठीक था। डियर स्टूडेंट्स, अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पे V इक्वल्स टू गामा p ओवर रो के बेसिस पे हम लोग यहां कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे। कंक्लूजन्स में हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस। सबसे पहला हम ये फॉर्मूला लिखते हैं और फिर इसमें बात करते हैं एट कांस्टेंट टेंपरेचर। टेंपरेचर की कांस्टेंट की बात हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हमारी थोड़ी सी क्या कांस्टेंट फॉर्म में आ जाएंगी, जैसे डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, या वॉल्यूम इक्वल्स टू m बाई रो हम लोगों को मिलता है। यहाँ मैं वैल्यू डालता हूं, तो देखिए प्रेशर अगर चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगी, दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। अल्टीमेटली मैं ये कह पाऊंगा कि कांस्टेंट टेंपरेचर पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर ध्यान से समझेंगे, कांस्टेंट टेंपरेचर पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर इसके बाद में इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें तो मेरा इनवर्सली रिलेशनशिप मिल रही है वेलोसिटी के साथ में। प्रेशर का तो मैं बता ही चुका हूं कि भैया कांस्टेंट टेंपरेचर पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब अगर कांस्टेंट टेंपरेचर में लेता हूं, प्रेशर कांस्टेंट लेता हूं, एटॉमिसिटी कांस्टेंट लेता हूं, तो जो वेलोसिटी है वो डेंसिटी के स्क्वायर रूट के क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है तो दो अलग अलग डेंसिटीज में मैं लिख सकता हूं, v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ρ2 ओवर ρ1, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, कीपिंग एटॉमिसिटी गामा कांस्टेंट। प्रेशर का कोई इफेक्ट होता ही नहीं, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी की जो बात है वो अपने आप में कांस्टेंट रहती है। प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था मेरा डेंसिटी को लेकर के। इसके ऊपर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे आपको बहुत सारे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। 1 मोल के लिए Pv इक्वल्स टू RT। देखिए पहले कॉन्सेप्ट में टेम्परेचर में कांस्टेंट किया था, अब हम टेम्परेचर का ही इफेक्ट पड़ रहा है। यहां से अगर मैं देखता हूं तो Pv इक्वल्स टू RT मेरे को मिलता है। इसको मैं इन टर्म्स ऑफ लेकर के आता हूं आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से, तो मेरे को क्या मिलता है जरा देखिए। ये मेरे को मिलता है वेलोसिटी v इक्वल्स टू गामा RT ओवर m। कहां से मिला, बड़ा निकालना आसान सा काम है। कैसे, यहां मेरे पास था गामा p ओवर रो, तो मैंने सिंपली Pv इक्वल्स टू RT से क्या किया, P को सेपरेट किया तो RT ओवर V आ गया। अब इस फॉर्मूले में मैंने गामा P की जगह पे डाला RT ओवर V, डेंसिटी पहले से था। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर देखता हूं तो गामा रो इंटू V क्या हो गया, ये हो गया मेरा कैपिटल M मास। तो गामा RT ओवर M, यही मैंने यहां पे लिखा है गामा RT ओवर M। अब देखिए मास मेरा कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है ही, गामा मेरा कांस्टेंट है ही,
ठीक है, तो सॉरी टेम्परेचर मैं वैरी अगर करना भी चाहता हूं तो यहां से गामा, आर और एम तीनों ही मेरे कांस्टेंट हैं, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड मेरे को स्क्वायर रूट टी के प्रोपोर्शनल मिलती है। अब बस ध्यान ये रखना है न्यूमेरिकल करते समय कि टी यहां पे आपका केल्विन में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में आप इस टी को नहीं लेंगे, आप किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। जो भी इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट की बात हम प्रीवियस क्लास में कर रहे थे वो भी यही थी कि आपने एक बार गर्मी के दिनों में वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाला विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस ट्यूब, आपने एक बार ठंड के दिनों में निकाला, बरसात के दिनों में निकाला, तो डिफरेंट सिनेरियो में जब आप वेलोसिटी निकालेंगे तो एक कंपैरेटिव स्टडी दे सकते हैं। यहां से थ्योरेटिकल तो हमने पढ़ लिया, अब थ्योरेटिकल पढ़ लिया उसको एक्सपेरिमेंटली आप प्रूव करके दिखा सकते हैं, तो आपके इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट बन गया डियर स्टूडेंट्स। तो दैट इज द कांसेप्ट जो हम लोगों ने दिया। अब बात करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ विंड की। डियर स्टूडेंट्स, विंड जो है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर है साउंड वेव्स के प्रोपेगेशन के लिए एयर में। तो अगर साउंड की वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही विंड है तो निश्चित सी बात है सपोर्ट करेगी, सपोर्ट करेगी तो ऐड कर देंगे। अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर अगर मान लीजिए किसी एंगल पे तो क्या करेंगे, अरे भैया वेक्टर एडिशन आप सब पढ़ चुके हो, कैसे पढ़ चुके हो समझो। मान लीजिए ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है और ये वेलोसिटी ऑफ एयर है, अब आप क्या करोगे, इफेक्ट जानना है तो इसका कॉस कंपोनेंट ले आओ, यहां पे ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ एयर कॉस ऑफ थीटा। अब क्या करोगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी प्लस वी एयर कॉस थीटा, ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। अब अगर ये थीटा मान लीजिए 90 से बड़ा है तो ऑब्वियसली इसको ये सपोर्ट नहीं करेगा, अपोज करेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जो भी हमारा साउंडिंग सोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी तो होती है लेकिन वेलोसिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये भी यहां पे क्या होता है, इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है। स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस की बात करें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर आप असाइनमेंट की फॉर्म में करेंगे तो आपको मजा आएगा। एस्टिमेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब देखिए सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, एंड प्रेशर, चलो प्रेशर भी मेरे को पता होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है। यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला, मजेदार सी बात, वो लाप्लास की बात नहीं कर रहा, न्यूटन की बात कर रहा है। फिर इसके बाद में लाप्लास फॉर्मूला, फिर लाप्लास की बात करना है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर, अब देखिए केमिस्ट्री यहां से शुरू हो गई। 1 मोल एयर का मास उसने दे रखा है 29 × 10⁻³ किलोग्राम और गामा दे रखा है 1.4, वही डायटोमिक मानते हुए निकाल देते हैं। डेंसिटी की बात करें तो देखिए पीवी इक्वल्स टू आरटी, जो आपने पढ़ा था वो 1 मोल के लिए तो पढ़ा था, नो डाउट आपने जो न्यूटन्स फॉर्मूला निकाला वो 1 मोल की कॉन्सेप्ट को लेकर के ही निकाला था, तो यहां डेंसिटी भी वैसे निकालेंगे। कैसे, डेंसिटी ऑफ एयर इक्वल्स टू मास ऑफ एयर डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ एयर। अब 1 मोल की बात कर रहा है तो मास भी आप 1 मोल का डालोगे और वॉल्यूम भी आप 1 मोल का डालोगे। अब स्टैंडर्ड कंप्रेसर कॉन्सेप्ट में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है, ये बात जानते ही हो, और मास उसने दे रखा है, तो डेंसिटी यहां से आप लोग निकाल के रख लोगे, दैट इज 29.0 × 10⁻³ किलोग्राम। अब इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, क्या स्टैंडर्ड प्रेशर आपको पता ही है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है। अब न्यूटन्स फॉर्मूले की बात करोगे तो P/ρ होता है, सिंपल सा 280 निकल के आ गई जो पहले हम निकाल चुके हैं। अब लाप्लास की बात करते हो तो लाप्लास के केस में सिंपल सा हम लोगों को गामा से मल्टीप्लाई और कर देना है P के साथ, तो 331.5 आ गई। तो अपने आप में बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, या कॉन्सेप्ट थियरी के लिए ये मैथमेटिकल वैल्यू निकाल के दिखा रखी है। तो आई होप सो आप एंजॉय करके किए होंगे इस क्लास को, और आगे के न्यूमेरिकल्स आपको लगाने हैं। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर व्हाट्सएप करेंगे। आज क्लास में इतना ही, बाकी की चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।